हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम एंकर सानिया जिवानी है एंड वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ यूरोलॉजी अवेयरनेस वीक। सो आज का जो एपिसोड है दैट इज़ ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम्स इससे होते हैं और क्या उसके सल्यूशंस हैं। सो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कल्पेश कापड़िया। डॉक्टर कल्पेश कापड़िया इज़ अ प्रोमिनेंट यूरोएंट्रोलॉजिस्ट एंड मेंस हेल्थ एक्सपर्ट। उनका जो अनुभव है इस फील्ड में दैट इज़ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनको इस फील्ड में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है और उनका जो स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में दैट इज़ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर, मेल इनफर्टिलिटी एंड पेनाइल इम्प्लांट। सो लेट्स टॉक फर्दर मोर विद डॉक्टर कल्पेश। हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार। नमस्कार। सो सर, मेरा जो पहला प्रश्न है दैट इज़ व्हाट इज़ ईडी और ये मेल में ही क्यों पाया जाता है, मतलब व्हाट इज़ एग्जैक्टली द टर्म ईडी? ओके, सो इट इज़ कॉल्ड ईडी मीन्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये बहुत कॉमन वर्ड, कॉमनली यूज़ किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब मेल के जो जननांग है उसमें कड़कपन का अभाव होना या कड़कपन मेंटेन ना होना, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोल सकते हैं। तो बट ऑब्वियस इट इज़ अ मेंस डिजीज़ और मेल्स डिजीज़। और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ क्वाइट कॉमन इन इवन यंगर जनरेशन। बट जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ता जाता है और सम कोऑर्डिनेटेड थिंग्स जैसे कि उसके साथ हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यूरिनरी इन्फेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब चीज़ों की वजह से ये सब आज के न्यूअर जनरेशन में यंगर एज में भी मीन्स 40 और 50 एज में भी पाए जाते हैं। ओके सर, इसके जो प्राइमरी कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं? ओके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो कॉजेज हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन फिजिकल कॉजेज एंड सेकंड इज साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज में परफॉर्मेंस प्रेशर आता है, उसमें सडन स्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स और देर आर सो मैनी थिंग्स। और जो मेन ऑर्गेनिक कोजेज़ हैं या फिजिकल कोजेज़ हैं उसमें मेनली वैस्कुलोजेनिक कोज मतलब जो पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमी होनी या फिर ब्लड रिटेन ना होना, ये कॉमनली है। तो उसको हम वास्कुलोजेनिक इम्पोर्टेंस या वास्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बोलते हैं। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कोजेज़ जैसे स्पाइनल इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सर्टेन सीवी स्ट्रोक, ये सब केसेस में स्पाइनल इंजरी, इस सब केसेस में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। एंड अलावा उसमें एंडोक्राइनोलॉजिकल कोजेस जिसमें हमारे पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसमें कमी पाई जाती है, ऐसे केसेस में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। देन ये सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन में भी पाया जाता है जैसे वास्कुलोजेनिक कोज, एंडोक्राइनोलॉजिकल कोज और बाकी सब कोजेस इकट्ठा होके भी समटाइम इट कैन मैनिफेस्ट एज अ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके सर, जो आपने कहा ये डिसफंक्शन के बारे में, सर उसका कोई लाइफस्टाइल फैक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइट पे असर करता हो या तो लाइक एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, सो इट इज़ रिलेटेबल टू दैट डिजीज़? या ये आज के ज़माने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चन को हम अगर समझे तो डाइट, एक्सरसाइज एंड बैड हैबिट्स और टोबैको कंजम्पशन और स्मोकिंग, उसको हम तीन चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डाइट, जो डाइट हम जंक फूड वी आर टेकिंग दैट इज़ अवॉइड ऑफ एनी न्यूट्रिशन, डिवॉइड ऑफ एनी न्यूट्रिशन, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता। एक्चुअली फॉर अ बॉडी, प्रॉपर बॉडी के मेकअप के लिए और प्रॉपर वास्कुलर फंक्शन के लिए और प्रॉपर इरेक्टाइल फंक्शन के लिए हमें प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स यूजुअली हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो जो मिलते हैं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसमें से मिलते हैं, साइट्रस फ्रूट्स में से मिलते हैं। और जो बार बार जो तेल तलाया जाता है या फिर जो फ्राइड आइटम्स होती हैं उस सब में ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व, सब न्यूट्रिशन चले जाते हैं। तो जंक फूड को अवॉइड करके हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल जैसे कि बेसिक ओरिजिनल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो घर में बनते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सर अभी ये जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग एज एन मेडिकेशन में देखें या मेडिकेशन से भी ये ट्रीटमेंट होता है या फिर सर्जिकल है हमारे पास ऑप्शन या फिर थेरापीज़ है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जिससे हम इसे ट्रीट कर सकें? ओके, सो इनिशियली जो मेरा बात चल रहा था उसमें हमने डाइट पे बात किया। नाउ वी लिटिल बिट वांट टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग। तो मैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर दूं जिसमें स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर जो वास्कुलर सिस्टम होती है। जो पेनिस इज़ वास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स में से ब्लड अंदर फिलअप होता है और पेनिस इरेक्ट होता है। तो जब ये वास्कुलर सिस्टम डिरेंजमेंट ड्यू टू टोबैको प्रोडक्ट्स होता है आइदर इन एनी फॉर्म, इट इज़ बाय च्यूइंग और स्मोकिंग और इनहेलिंग और एनी प्रोडक्ट, तो ये बहुत डैमेजिंग है। तो मैं यूथ से ये अपील करना चाहूँगा कि टोबैको प्रोडक्ट को
अवॉइड करना चाहिए और या फिर उसका रिड्यूस करना चाहिए, दैट हैज़ अ वेरी वर्स्ट आउटकम। और अगर इसमें हम सर्जरी भी करते हैं या फिर एलाइड ट्रीटमेंट भी करते हैं तो इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता। सो एंड थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। व्हेनेवर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे में से बॉडी फैट रिड्यूस होता है, और बॉडी फैट रिड्यूस होने से भी हमारे बॉडी में प्रॉपर मेल जो हार्मोन सिस्टम होते हैं वो परफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, और उससे हमारा एनर्जी और स्टेमिना बिल्डअप होता है। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और अवॉइडेंस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ओके सर, अभी मेरा एक दूसरा इसमें सवाल मैं ऐड करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ पेनाइल इम्प्लांट, ये एग्जैक्टली क्या है एंड इसके जो कारण है, कॉजेज है, वो भी क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम 3 हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज मेडिकेशन, सेकंड इज एलाइड थेरेपी एंड थर्ड इज पेनाइल इम्प्लांट। अभी व्हाट आर द मेडिकेशंस पर्टिकुलरली यूजिंग, तो उसको हम PDE5 इनहिबिटर ड्रग्स कहते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन उसको OTC मतलब आउट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिकल स्टोर से खरीदते रहते हैं, और वो बहुत फेमस ड्रग्स हैं। वो फेमस ड्रग्स पाई जाती है और मेडिकल स्टोर वाले भी आपको दे देते हैं वो दवाइयाँ, बट इट इज एडवाइजेबल टू टेक ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर इज अवेयर अबाउट दैट ड्रग्स साइड इफेक्ट प्रोफाइल। ये ड्रग्स ऐसी नहीं है कि उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती, बट दिस आर वेरी इफेक्टिव ड्रग। बट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए जानना कि कौन से पेशेंट में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज में HbA1c क्या है और उनका लिपिड प्रोफाइल क्या है, उनको ब्लड प्रेशर का क्या रिस्क है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा। सो ये सब चीजें जान के हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। यूजुअली मेडिकल ड्रग्स में टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, एवानाफिल ड्रग्स अवेलेबल है। देन बाकी की जो थेरेपी है, जो इसकी एकदम मेन थेरेपी है, जिससे कोई भी इंटरेक्टेबल केसेस मतलब रिफ्रैक्टरी केस जिसमें कोई भी कारण सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है, तो पेनाइल इम्प्लांट ऑलवेज वर्क करता है। पेनाइल इम्प्लांट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पेनाइल इम्प्लांट एक ऐसी डिवाइस है जिसको पेनिस में हम सर्जिकली यूरोएंड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट पेनिस में फिट करते हैं, एंड देन पेनिस बिकम नेचुरल इरेक्शन, वापस जो पहले की तरफ का था ऐसा आ जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पेशेंट कैन अंडरगो एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी जो पहले करते थे या इनिशिएशन से ही नहीं कर पाए तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। अभी ये जो दो थेरेपी है, जैसे मेडिकल थेरेपी दैट इज वर्किंग इन सम पॉपुलेशन एंड पेनाइल इम्प्लांट इज वर्किंग इन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स, बट कई पेशेंट्स आर डोंट वांट टू गो फॉर अ पेनाइल इम्प्लांट, और जिनमें मेडिकल थेरेपी नहीं काम करती, ऐसे कुछ फ्यू ऑफ दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए सर्टेन थेरेपीज जैसे इंजेक्शन थेरेपी, इसमें पेनिस के अंदर हम स्पेसिफिक टाइप के इंजेक्शंस इंसर्ट करते हैं, और ESWT मतलब शॉकवेव थेरेपी, स्मॉल शॉकवेव्स पेनिस पे लगते हैं और उसमें ब्लड वेसल्स उसमें रीजनरेट होती है। एंड थर्ड इज अ पी शॉट थेरेपी, उसमें पेशेंट के ब्लड में से ही प्रॉपर तरफ का सीरम कलेक्ट करके उसमें से पॉजिटिव द्रव्य कलेक्ट करके उसको पेनिस में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई और वो सब प्रमोट हो। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब थेरेपी स्टिल एक्सपेरिमेंटल फेजेस पर है, और उसमें अभी भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है जितने पेनाइल इम्प्लांट में है और जितने मेडिकेशन थेरेपी में है। सर, अगर सपोज पेनाइल इम्प्लांट वाले जो सीवियर केसेस हैं तो उसमें मतलब क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? फॉर एग्जांपल कोई सीवियर केस आपके पास आता है तो उसमें आप क्या देना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन? ओके, तो जो सीवियर केसेस है, मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ रिफ्रैक्टरी के, जो नॉर्मल थेरेपी से रिफ्रैक्टरी है, 60 to 70% पॉपुलेशन में मेडिकल मैनेजमेंट विल वर्क, बट बाकी के जो 30% पेशेंट्स है, आइदर जिसमें मेडिकेशन वर्क नहीं करता या फिर वो पेशेंट स्पॉन्टेनियस इरेक्शन चाहते हैं, मतलब वो जब चाहे इरेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेडिसिन लिया देन दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम और उनको स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक ओकेजन पे ध्यान रखना पड़ेगा मेडिसिन का, तो ऐसे सब पेशेंट में वी कैन यूटिलाइज पेनाइल इम्प्लांट ऑप्शन। और सर्टेन केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें बाकी की कोई दवाइयां काम नहीं करती, पेशेंट इज वेरी फिट, इवन एल्डरली, कई बार 60s 70s 80s में भी पेशेंट्स आर वेरी फिट फिजिकली, तो उनमें हम पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं। अभी वी विल टॉक थोड़ा इसमें पेनाइल इम्प्लांट के बारे में समझेंगे कि पेनाइल इम्प्लांट क्या डिवाइस है। आपको पता होगा कि इट इज अ बिग इंस्ट्रूमेंट और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है। आई वांट टू शो, मैं आपको पेनाइल इम्प्लांट के थोड़े स्पेसिमेन है वो दिखाना चाहता हूं। तो फर्स्ट, इट इज अ मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट। मिलिएबल पेनाइल इम्प्लांट जो पैर में आते हैं, 2 पैर में आते हैं, क्योंकि पेनिस में देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को छोड़ के जो 2 पेनाइल कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, उसको हम स्क्रोटम और पेनिस के जंक्शन पे छोटा सा 1 to 2 सेंटीमीटर का इंसिजन रखते हैं, और उसमें से ये पेनाइल इम्प्लांट्स को उसके अंदर
फिट करते हैं। कई लोगों को पेशेंट का सवाल होता है कि ये पेनिस के साइज से बाहर होता है, बट एक्चुअली पेनाइल साइज जितना आउटसाइड दिखता है उतना ही इनसाइड बॉडी होता है, बट ये यूजुअली हमें पता नहीं होता। बट फॉर दिस इम्प्लांटेशन हमें पूरा पेनिस कवर करना होता है, इसलिए इतना पार्ट आउटसाइड रहता है और इतना पार्ट बॉडी के अंदर रहता है, इसीलिए पेशेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। दिस इज एन पेनाइल इम्प्लांट। ऑल्सो दिस इज एन इंडियन मेड शाह पेनाइल इम्प्लांट, और ये भी बहुत वर्सेटाइल पेनाइल इम्प्लांट है। तो इसको सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट बोलते हैं। सेमी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट जो पैर में होते हैं, और इस इम्प्लांट को हम पेनिस में फिक्स करने के बाद पेनिस एक इरेक्ट कंडीशन में होता है। इसका एक ड्रॉबैक ऐसा है कि पेनिस पार्शियल इरेक्ट कंडीशन में कंटिन्यूअस रहता है, तो कई बार पेनिस को छुपाने में पेशेंट्स आर लिटिल बिट शाय, तो उसके लिए स्पेसिफिक अंडरगारमेंट्स चूज करने पड़ते हैं। सर्टेन टाइम यू हैव टू, आपको जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है तो भी थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीजें ध्यान करके आप उसको हाइड कर सकते हैं, बट इन अ इंडियन पॉपुलेशन इट इज वर्किंग वेरी वेल एंड फंक्शनली इट इज बेस्ट आउटकम, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इससे अच्छा होता है और इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो सकते या ऑर्गेजम नहीं हो सकता। आपके पार्टनर को भी कई बार पता नहीं चलता कि ये नेचुरल इरेक्शन से या फिर पेनाइल इम्प्लांट का इरेक्शन से। तो इट इज वेरी वर्सेटाइल एंड हेल्पफुल। तो इससे भी आगे जो एकदम और एक वर्सेटाइल इम्प्लांट है उसको हम इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट बोलते हैं या 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट बोलते हैं। ये पेनाइल इम्प्लांट में देयर आर, उसके कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस प्रोसीजर है। इसमें 2 सिलेंडर्स हैं, 1 पंप है एंड देयर इज 1 रिजर्वोयर जो इसमें अभी मिसिंग है, बट देयर इज एन रिजर्वोयर, इट इज अ स्मॉल बैग। तो क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? नॉर्मली पेनिस इन्फ्लेटेड कंडीशन में नहीं होता, पेनिस इरेक्ट कंडीशन में नहीं होता, मतलब हमारी लैंग्वेज में वो फ्लैसिड कंडीशन में होता है, सॉफ्ट कंडीशन में होता है। जब पेशेंट को ये पंप एक्टिवेट करना होता है, जब उनको सेक्सुअल डिजायर होती है, तो वो क्या करते हैं कि इस पेनाइल का जो बल्ब होता है उसको प्रेस करते हैं मल्टीपल टाइम, 7 और 8 टाइम्स। इससे क्या होता है कि इसको प्रेस करने से रिजर्वोयर का जो सॉल्यूशन होता है, सलाइन होता है, वो सब इसमें इन्फ्लेट होता है और ये टर्जिड और हार्ड होते हैं। और जब भी ये एक्ट खत्म हो जाता है, पेनाइल इम्प्लांट का एक्ट खत्म हो जाता है, तो इसमें एक डिफ्लेशन बटन होता है। इस डिफ्लेशन बटन को दबाते हैं तो इसका पूरा सलाइन पानी इस रिजर्वोयर में चला जाता है। ये रिजर्वोयर बॉडी के इंटरनल पार्ट में लगता है, ये पेनिस में लगता है और ये स्क्रॉटम में लगता है। दिखने में ये स्कैरी लगता हो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इंसर्शन लगता हो, बट टेक्निकली जो डॉक्टर्स इसकी जानकारी लेते हैं और रूटीनली जो परफॉर्म करते हैं, ये डॉक्टर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है। रादर देन इट इज़ मोर सुपरफिशियल प्रोसीजर। ऐसी भी प्रोसीजर नहीं है कि कोई पेट के अंदर डीप कर दी जाए या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क हो, बट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, इसलिए हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को स्पेसिमेन दिखाते हैं, पेशेंट को थोड़े वीडियोस और एनिमेशन वीडियोस बताते हैं, और उसके बाद हम यूजुअली पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए, पर्टिकुलरली जो पेशेंट जिनको मेडिसिन से या कहीं चीज से इफेक्ट नहीं मिला। तो सर जैसे कि आपने बताया पेनाइल इम्प्लांट के बारे में इन ब्रीफ, तो हाउ वुड पेशेंट सस्पेक्ट इट? क्या प्रोफेशनल हेल्प वो ले पाएंगे विद अ डॉक्टर? ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कई लोगों को पता नहीं चलता कि मुझे कब डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, नॉर्मल पॉपुलेशन स्ट्रेस में रहती है, कई बार रिलेशनशिप में भी थोड़े डिस्प्यूट्स होते हैं, थोड़ा प्लस माइनस होता है, उस सब की वजह से भी मेंटल डिरेंजमेंट होता है। और टेम्पररीली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्शन ना होना, 1 दिन 2 दिन ना होना, दैट इज बहुत सिग्निफिकेंट मायने नहीं रखता। बट कंटिन्यूअस ऑन एवरीडे बेसिस अगर 7 डेज तक आपको इरेक्टाइल प्रॉब्लम होता है, आप प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो सकता या आप रिलेशन मैनेज नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिलेशन, तो फिर यू हैव टू आस्क फॉर एन हेल्प। तो प्रॉपर डॉक्टर, इसके लिए आपको यूरोएंड्रोलॉजिस्ट, प्रॉपर डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट भी हैं और उसके ऊपर उन्होंने एंड्रोलॉजी के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है, तो ऐसे यूरोएंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को जाके आपको मिलना चाहिए। तो वो डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करेगा वेदर इट इज अ टेम्पररी और अ परमानेंट सिचुएशन, मतलब वास्कुलोजेनिक है, हार्मोनल है, साइकोलॉजिकल है, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे। और ट्रीटमेंट गाइडेंस मोस्टली 60-70 परसेंट पॉपुलेशन में तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ओनली 30% पॉपुलेशन में ही वो आपको आगे एडवांस ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, जैसे कि पेनाइल इम्प्लांट एंड एक्सेट्रा। ओके, तो सर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कौन से कैंडिडेट हैं वो ये सर्जरी करवाएंगे? मतलब उनमें मतलब क्या सिम्टम्स एग्जैक्टली पाए जाएंगे जिससे आप वो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करेंगे उनकी? ओके,
तो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी पर्टिकुलरली जिन पेशेंट में हम करेंगे जिनको एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मतलब जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डेफिनेशन ही कि जिनको इरेक्शन हो नहीं रहा है स्टार्ट से, या फिर इरेक्शन हो रहा है, इनिशिएशन इज देयर, बट वो मेंटेन नहीं कर पाते। जब तक सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक उनका इरेक्शन चला जाता है, रादर देन मिडवे चला जाता है या फिर बहुत अर्ली चला जाता है। तो बिफोर इजेकुलेशन प्रोसीजर जो होता है उसके पहले या फिर ऑर्गेज्म से पहले इरेक्शन चला जाता है। और जिन पेशेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, रूटीनली दवाइयां देते हैं, बट वो दवाइयां एकदम अक्सर काम नहीं करती, या फिर साइड इफेक्ट प्रोफाइल इतना हाई होता है, या फिर पेशेंट डे इन डे आउट बेसिस पे वो मेडिसिन यूज नहीं करना चाहता। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट इन ब्रीफ या इन नटशेल जो पेशेंट को इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मेडिसिन आर नॉट वर्किंग ड्यू टू वन और अनदर वे, तो वो पूरा पेनाइल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। इट इज वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव थेरेपी। एक आपको दिमाग में से इसका डर निकालना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा, उसके बाद आप करवा सकते हो। तो सर लास्टली मैं जस्ट खाली कहना चाहूँगी कि आप मेन सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि क्या उनको एट लास्ट किस चीज़ों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कैसे बचा जा सके, हमारी सेक्सुअल हेल्थ कैसे मेंटेन हो। एक्चुअली सेक्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे हम मान लिया कि हम 50s में हम हैं, मतलब हम बड़े हो गए या बुजुर्ग हो गए, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ हैज़ नो लिमिट, मतलब 50 ईयर का पर्सन, 60 ईयर का पेशेंट, 70 ईयर का, मेरे काफ़ी पेशेंट 75 to 80 ईयर एज ग्रुप में भी काफ़ी एक्टिव है। हाँ, उनका फिजिक या उनका फिजिकल स्टेमिना उतना होना चाहिए, वो प्रॉपर चल सके या प्रॉपर एक्सकर्शन कर सके, मतलब 2-3 फ्लोर वो स्टेयरकेस से चढ़ सके, उतना उनका स्टेमिना होता है तो वो सेक्सुअली हेल्थ को लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर यंगर एज में ही आप उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे, नरिश करेंगे, जैसे हम हमारे बाल का ध्यान रखते हैं, हमारी स्किन का ध्यान रखते हैं, हमारे अदरवाइज फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, उस मुताबिक हमें सेक्सुअल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट इंडिया में ये कंसेप्ट थोड़ा सा वो क्या है इश्यू, द रीजन इज हम उससे शाई होते हैं, हम उसको शेयर नहीं करते। आपके पार्टनर के साथ भी आप शेयर नहीं करते, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो दैट इज द मेन इश्यू। तो मैं आपको जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 2-3 चीजों से मैंने दूर रहने के बदले बताया है, मतलब स्मोकिंग एंड एलाइड प्रोडक्ट से आप दूर, टोबैको प्रोडक्ट से आप दूर ही रहिए। अल्कोहल इंटेक शुड बी इन अ मॉडरेट कंजप्शन। उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है स्मोकिंग जैसा, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप काफी है, तो उसका भी कंजप्शन रिड्यूस करके मॉडरेट किया जा सके। आपका डाइट बन सके तब तक हेल्दी लीजिए। इट इज वंस इन अ वाइल यू कैन टेक, बट ऑल आपका डाइट जो जंक फूड पे चल रहा है तो आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। तो डाइट एंड एक्सरसाइज को आपका लाइफ का एक एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर पर डे आपको एक्सरसाइज, रूटीन एरोबिक्स एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को आपकी लाइफ स्टाइल में एक पूरा पार्ट उसको देना पड़ेगा। देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिम्टम्स। जैसे आपको पता चला कि 1-2 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड नहीं करिए। आपके पार्टनर या आपके वाइफ आपको बताते हैं कि कुछ इश्यू है, बट आपको उसको अवॉइड नहीं करना है कि नहीं कुछ नहीं है, वो तो हो जाएगा, घर में स्ट्रेस था, यहाँ स्ट्रेस था, ऑफिस में स्ट्रेस था। आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे देन यू विल कम टू डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास आओगे और प्रॉपर डॉक्टर के पास आओगे तो उसका प्रॉपर इवेल्यूशन हो जाएगा और अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा ये डिजीज का या कुछ भी, तो अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ सिम्टम्स ट्रीटमेंट्स होगा सिम्टम का, तो वो आपको जल्दी ठीक होने का वो हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी में आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो अनकंज्यूमेटेड मैरिज में हैं, मतलब मैरिज के 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, और दे आर स्टिल नॉट इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। तो उसको आप जब तक खींचते रहेंगे, जितना खींचते रहेंगे, एक दिन ऐसा नहीं आने वाला कि ऑल ऑफ ए सडन वो सेक्सुअल एक्ट हैपन हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा रीजनेबल टाइम 1 मंथ 2 मंथ चला गया है और सेक्सुअली अगर आप प्रॉपरली कंज्यूमेट नहीं कर पाए, तो भी आपको अर्ली डॉक्टर को मिलना है। उसमें मेल और फीमेल दोनों तरफ से फैक्टर्स होते हैं। प्रॉपर डॉक्टर उसको, प्रॉपर यूरोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर देगा और उसके बाद उसका सिम्टोमेटोलॉजी लेकर आपको ट्रीटमेंट देगा। अगर मेडिकल मैनेजमेंट विल नॉट वर्क तो पेनाइल इंप्लांट या कुछ भी सर्जरी से, अगर आप लाइफ टाइम के लिए सेक्सुअल रिलेशन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट अंडरगो होकर आप ट्रीटमेंट करवा लो। सो दैट इज इन अ बेनिफिट ऑफ इवन योर फैमिली, इवन योर पार्टनर एंड टू द होल सोसाइटी। सो मेरा मैसेज यही है कि आप हेल्दी रहिए। हेल्दी रहने के लिए आपको लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए, अवॉइड दिस बैड प्रोडक्ट्स एंड अर्ली आप डॉक्टर को मिलते रहिए। दैट इज द ऑल। थैंक यू। Okay, sir, thank you so much for joining in this session.
सो आई होप सो व्यूअर्स कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्वेरीज जितने भी थे ईडी को लेके वो सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। एंड अगर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट डॉक्टर कल्पेश कापड़िया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन ऑल्सो विजिट हिज क्लिनिक दैट इज़ प्रथम यूरोलॉजी क्लिनिक एट वस्त्रापुर, अहमदाबाद। थैंक यू।